अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 37। मज़ीद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। 3-4 घंटे में शिपमेंट तैयार हो जाती थी। मैंने दिल में कहा, लानत है तुम्हारी शिपमेंट पर, और संपूर्णा को इशारा किया कि वो ताला खोल दे और मुझे मुद्दा खाने से बाहर जाने दे। संपूर्णा डॉक्टर दुबे की शक्ल देखने लगा। वो समझ गया कि मेरा इरादा अटल है। इसने इशारा किया कि खोल दो। संपूर्णा ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाज़ा खोल दिया। मैं इन दोनों आदमियों पर नज़र डालता हुआ बाहर निकल आया। अब इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना कि मैं रवाना हो जाऊं। मैं सीधा स्पेशल वार्ड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कुछ साल लेकर अस्पताल से बाहर आऊँगा और टैक्सी पकड़कर काट कबाड़ की तजारत करने वाले कबाड़ी के यहाँ पहुँचूँगा, जिसके पास हमारी जीप महफूज कर दी गई है। इसे दुबे का हवाला दूंगा और गाड़ी लेकर हम दोनों निकल जाएंगे। रंगून बड़ा शहर हमें पनाह मिल जाएगी। उस वक्त मेरे बाबा का सुराग नहीं मिलता, मुझे रंगून शहर पनाह देगा। स्पेशल वार्ड के इलाके में कोई ज़्यादा अमन जामन नहीं थी। मैं सील की शीट पर चढ़े हुए भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचा और जहां का तहां खड़ा रह गया। केके वाले वार्ड के बंद दरवाजे के सामने कुर्सी बिछाए 2 पुलिस वाले बैठे थे। दोनों ऐसे ही काहली और बेफिक्री से बैठे थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि घंटों से ड्यूटी दे रहे हैं और दिनों तक इसी तरह रहेंगे। आगे जाने की सूरत नहीं थी। मैं उल्टे कदमों चला। अभी कुछ करने की से मुड़ने का फैसला नहीं कर पाया था कि इन दोनों पुलिस वालों में एक की नज़र मुझ पर पड़ी और इसने हाथ उठाकर चीखकर कहा, हे रुको रुको, ए तुम शेर खान रुको। बाप रे बाप, ये मुझे पहचानता है। मैं दरवाज़ा खोलकर स्पेशल वार्ड के इलाके से निकल आया और बेसोचे समझे एक तरफ दौड़ने लगा। फौरी तौर पर तो कोई मेरा ताकुब नहीं करेगा। मुझे 2-3 मिनट का स्टार्ट मिल गया। कहीं छुपना, फौरी तौर पर छुपना ज़रूरी है। अभी 5 मिनट नहीं हुए थे और मैं वार्ड से काफ़ी दूर निकल आया था। मगर ये मैं कहाँ हूँ? जगह जानी पहचानी थी। ओह, मैं संपूर्ण और पद्मा के क्वार्टर के सामने था। मैं बेचैनी में दौड़ता हूँ उस तरफ निकल आया जहाँ मैंने रात गुजारी थी, जहाँ मुझे पनाह मिली थी। इसके सिवा कुछ चारा नहीं था कि मैं दरवाज़ा खुलवाऊँ और क्वार्टर में पनाह ले लूँ। वक्ती तौर पर से ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया जो खुला हुआ था और मैं क्वार्टर में दाखिल हो गया। सैन के वस्त्र में बने तुलसी के पौधे के संघासन या शाही निशीस्ती या समझो कि मरकजी जगह के पास वो औरत खड़ी थी। वो आंखें बंद किए पूरी अकीदत से तुलसी के मुतबर्रिक पौधे को पानी दे रही थी। मेरी आहट सुनी तो उसने आंखें खोल दी और चमकदार आवाज़ में बोली, देखा आ गया ना, अभी मैंने दुआ मांगनी शुरू की थी। मैंने क्वार्टर में आके दरवाज़ा बंद कर दिया। इसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। पुलिस वाले ने मुझे देख लिया है। मैंने पद्मा को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। अरे ले फिर, तू आ मेरे साथ, मैं तुझे छुपने की जगह बता दूँ। पद्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में खींच ले गई। अंदर जाती से दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी थी। दिन की रोशनी आनी बंद हो गई तो कमरे में अंधेरा सा हो गया। इस अंधेरे में मेरा हाथ पकड़े पकड़े बिस्तर की तरफ लाई। ऐसे खौफ और परेशानी के लम्हे में भी मुझे वहम हुआ कि औरत कोई हल्की छिचोरी बात सोच के तो मुझे जाने नहीं दे रही। मगर वो मेरा हाथ पकड़े हुए पलंग की पट्टी के पास बैठ गई। तख्त या मुसहरी या वो पलंग जो भी था, काफ़ी चौड़ा चकला और ऊंचा था। मेरा हाथ छोड़कर बैठी बैठी आगे सिरक गई। कुछ दूर हाथ बढ़ाकर इसने कोई चीज़ अपनी गिरफ्त में ली और मुशक्कत की आवाज़ निकालते उसे खींचना शुरू कर दिया। मैंने भी हाथ बढ़ाकर इसकी गिरफ्त पर अपने पंजे की गिरफ्त जमाई और जो कुछ खींचा जा रहा था इसे आसानी से रोल कर लिया। वो एक भारी तख्ता था जिसे छोटे पिन रूलों पर लगाया गया था। हमने तख्ता खींच लिया तो अंदर कहीं से आती बहुत हल्की सी रोशनी से एक चौरस जगह नुमाया हो गई। पद्मा ने पलंग के नीचे बैठे बैठे मेरे कान से मुंह लगा के कहा, ये तहखाने का रास्ता है, 8 कदम की सीढ़ी है, तू संभल संभल कर 8 कदम गिनकर उतर जा। जैसा वो बता रही थी मैंने वैसा ही किया। 8 कदम उतरा तो मैं सीमेंट के हमवार फर्श पर खड़ा था। अंदर कमी जगह थी। मैं 8 साढ़े 8 फीट लंबे 5-6 फीट चौड़े तहखाने में मौजूद था। एक तरफ दीवार में फुट भर डायामीटर का गोल सा सुराख था। ये सुराख कहीं ऊपर तक चला गया था। इससे हवा और रोशनी अंदर आ रही थी। पद्मा ने मेरी सीढ़ी से उतरते ही ऊपर से तहखाने का तख्ता खींच दिया। फिर वो चली गई। बहुत हल्की रोशनी के सिवा अब अंधेरा ही अंधेरा था। मैं इस मुख्तसर सी जगह में बिछे दीवान या कोच पर लेट गया और ऊपर के कमरे से आती हुई हल्की आहटें सुनने लगा। पद्मा अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के निकल गई। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे आवाज़ें सुनाई दी जैसे क्वार्टर के टीन के दरवाजे पर कोई बेरुखे हाथ मार रहा हो। किसी ने कुछ पुकार के कहा था। फिर पद्मा की आवाज़ सुनाई दी। लफ्ज़ समझ में ना सके, मगर आवाज़ के तेवरों से मैं समझ गया कि इसे झुंझलाकर कुछ कहा है। कहीं दरवाजे खुले और औरत और मर्दों के झकझक करने की आवाज़ मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह सुनाई देती रही। शायद कुछ तल्ख कलामी से आखिर मारपीट की भी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस वाले पद्मा से बदसलूकी कर रहे होंगे, मैंने सोचा। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो जो भी कमीनगी कर रहे थे, बेचारी औरत को मेरी वजह से वो सब कुछ सहना पड़ रहा है, जबकि मैं इसका कुछ भी नहीं था।
थोड़ी देर और मक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ आती रही। फिर एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ये शायद इस कमरे का दरवाज़ा था जहाँ संपूर्णा और पद्मा ने मुझे मेहमान ठहराया था। इस दूसरे कमरे में खड़बड़ और झुंझुट होता रहा। फिर इस खास कमरे में जिसके ताखाने में मैं बैठा था सब आवाज़ें सुन रहा था। वो लोग घुस आए। यहाँ कुछ देर तक चीज़ें इधर उधर फेंकी जाती रही। फिर गालियाँ बकने और हाथापाई की आवाज़ें आने लगी। वो लोग पद्मा को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। पद्मा गालियाँ देती रही, मगर आवाज़ों से लग रहा था कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया है। वो एक से ज़्यादा होंगे, कितनी ही तवाना सेहतमंद सही, पद्मा आखिर को औरत थी। कुछ देर तक ये सब गड़बड़ होती रही। फिर ऐसा मालूम हुआ कि पद्मा ने मुज़ाहमत तर्क कर दी और मनमानी करने को आज़ाद हो गए हैं। 10-12 मिनट बाद पुरशोर अंदाज में इस कमरे का दरवाज़ा खुला, बंद हुआ और सेन से भारी कदमों की चाप गुजर गई। क्वार्टर का टीन का दरवाज़ा खोलते बंद करते वो जितने भी थे चले गए। घर में सन्नाटा हो गया और 5-10 मिनट सन्नाटा रहा। फिर किसी के, जाहिर है पद्मा के, धीरे धीरे चलने की फिरने की आवाहट सुनाई दी। बाहर का कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया और आहिस्ता आहिस्ता तहखाने का ढकना खींचा जाने लगा। नीम अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उतरती हुई औरत आई और तहखाने में बिछे दीवान पर मेरे बराबर बैठ गई और धीरे धीरे कराहने लगी। क्या हुआ, मैंने पूछा। वही कुत्तों के जने आए थे। क्या कह रहे थे? कह नहीं रहे थे, बदमाशी करने आए थे। मैंने अफसोस की आवाज़ निकाली। मेरी वजह से इस औरत के साथ ज्यादती हुई है, मुझे वाकई दुख हुआ था। वो बोली, बस इनका यही है, हराम के जनों का। मैंने इसका हाथ थाम लिया, मेरे गले लग गई। कुछ देर इसी तरह रही। फिर वो बोली, वो कह गए हैं कि हम पूरी नफरी के साथ अभी आ रहे हैं, तेरा क्वार्टर खोद के रख देंगे। ये बहुत तशवीश की बात थी। मैंने कहा, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। पूछने लगे, कहाँ जाओगे? कहीं भी चला जाता हूँ, बस यहाँ नहीं टिकूँगा। उन्होंने यहाँ से मुझे पकड़ा तो तुम्हें और ज़्यादा सताएंगे। वो सोच में पड़ गई। फिर बोली, अभी तो मैं तो यहाँ से निकाल लेती हूँ, आगे की आगे देखी जाएगी। वो हाथ थाम के मुझे तहखाने से निकाल लाई। इसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने देखा इसका लिबास जगह जगह से फटा और मसला मसला था। कमरे की चीज़ें भी बेतरतीबी और बिखरी हुई थी। वो अगर 2-3 थे तो तीनों ने बेचारी औरत को ज्यादती का निशाना बनाया था। इसके चेहरे पर नील थे और दांतों के और नई खराशों के निशान थे। कुछ देर वो कमरे के बिखरे सामान के दरमियान खड़ी फिर कहने लगी, ये लोग पहले से कोशिश में थे, छेड़छाड़ करते रहते थे, अब क्वार्टर की तलाशी का बहाना बना के आए, ये कर गए। तो मेरी फिक्र मत करो, यहाँ कभी कभी ऐसा होता रहता है। मैंने सोचा वो बर्मा हो, कोई जगह हो, पुलिस वालों को हरकतें ऐसी ही होती हैं। ये शायद इन्हीं इलाकों में होता होगा जिन पर अंग्रेज़ की हुकूमत रही है। अंग्रेज़ ने अपनी पुलिस को ऐसा ही रखा होगा कि वक्त ज़रूरत इन आम से लोगों को दहशत ज़दा करने का काम भी लिया जा सके। इस औरत पद्मा ने बिस्तर से एक चादर उठाकर मुझे उड़ा दी। कहने लगी, मेरे साथ चादर ओढ़कर बाहर निकल आओ, कोई समझेगा बीमार को दिखाने ले जा रही हूँ। मैं सर ढके बदन पर अच्छी तरह चादर लपेटे क्वार्टर से निकल के औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। ये जाना पहचाना रास्ता लगता था, जगह तो समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बीमार की तरह अपना सर और चेहरा ढके ढके रास्ता तय किया। मैं नहीं चाहता था कि किसी महफूज जगह पहुंचने से पहले ही पहचान लिया जाऊं। और 10 मिनट तक रुकते छुपते हम दोनों पैदल चलते रहे। मैंने देखा अस्पताल की वो इलाका है जहाँ से मैं बारहा गुजरा हूँ। फिर एक मोड़ मुड़कर औरत रुक गई। इसने एक जाने पहचाने दरवाजे पर दस्तक दी और पुकार के कहा, खोलो, हम लोग आए हैं। दरवाज़ा खोल दिया कि अंदर संपूर्णा और सर्जन दुबे खड़े मुस्कुरा रहे थे। औरत किसी दूर के रास्ते से मुझे दोबारा मुर्दा खाने में ले आई थी। अरे, मैंने औरत की तरफ देखा। दुबे ने कहा, अरे क्या करती समझ रही थी? वो सब जगह पहुंच जाएंगे और तुझे पकड़ ले जाएंगे। मुर्दा खाना ही है जहाँ नहीं घुसते, मतलब जब तक जिंदा है इधर नहीं आते, आखिर में तो आते ही हैं हरामी। वो मस्खरेपन की बातें करके शायद संपूर्णा और दुबे से वो तकलीफ बात पोशीदा रखना चाहती थी जिससे क्वार्टर में भी गुजरी थी। संपूर्णा ने एक बार इसके चेहरे, इसके लिबास पर नजर डालकर पूछा, ये कैसे और कहाँ से बर्बादी कर लाई हो? मगर इसने संपूर्णा की बात का जवाब नहीं दिया। दुबे बज़ाहिर हमदर्दी से मेरी कहानी सुनता रहा कि पुलिस वालों ने मुझे देखकर इस तरह पीछा किया और अब मैं फिर इसके पास पनाह लेने पर मजबूर हो गया हूँ। कहने लगा, तुम जिद कर रहे थे, मैंने जाने दिया। नहीं तो असल बात यह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा साथ छोड़ो। वो दोनों अपने इसी मनहूस काम में लगे हुए थे, यानी मुर्दों को प्लास्टिक के हवाबंद ताबूतों में दवाओं का स्प्रे करके पैक कर रहे थे। संपूर्णा कहने लगा, अभी तो तुमको कुछ देर रुकना पड़ेगा, इसलिए कि पुलिस वाले अस्पताल में हर जगह बावले जानवर की तरह तुम्हारी तलाश में घूम रहे होंगे। इसे जितनी देर हमारे साथ यहाँ रहो तो हमारा हाथ बटाओ, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मैंने कहा, तुम्हारी और सर्जन दुबे की मेहरबानी है जो तुम मुझे मुर्दा खाने में छुपाने पर रजामंद हो गए हो। सर्जन हंसने लगा, बोला, हिंदुस्तान में एक जगह है लखनऊ, वो बड़ी कल्चर्ड जगह है। लोग एक दूसरे से बड़े धीमे स्वभाव से बात करते हैं। इस वक्त लगता है इस मुर्दा घर में तुम दोनों भी लखनऊ का सा नाटक कर रहे हो।
बातें कब तक चलती, संपूर्णा ने मुझे अपने साथ मददगार लगा लिया। वो मुर्दे को शानों से पकड़ता, मैं टांगों में संभालता और सर्जन दुबे ने स्प्रे करके जो ताबूत तैयार किया होता, हम दोनों इसमें मुर्दे को लिटा देते। सारे ही मुर्दे बिना कपड़ों के पैक किए जा रहे थे। हाँ, एक बार ताबूत में रखने के बाद हम नर्म टिश्यू पेपर की गेंदी से बना के मुर्दे के हर तरफ रखे जाते और इस तरह इसे बिल्कुल ढक देते। तो सर्जन दुबे, जो मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए था, हमें ताबूत के पास हटने का इशारा करता। हम हट जाते तो दुबे अपनी स्प्रे गन से टिश्यू की गेंदों को तर कर देता और हम झपट कर ऊपर ताबूत का ढक्कन रख देते। दुबे रबड़ की लाइटिंग पट्टी रखकर खट से ताबूत को पैक कर देता। अब अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती थी, न बाहर की हवा अंदर जा सकती थी। हम दोनों ताबूतों को ट्राली पर रखते और ट्राली खींचते हुए ले जाकर एक तरफ कतार में लगे दूसरे ताबूतों के साथ रख देते। हम 4 घंटे और ये पैकिंग करते रहे। फिर सबने गुस्ल करने गए और शावर के बाद दुबे की बंद गाड़ी में हमें अस्पताल के किचन के इलाके में ले जाया गया। तीनों ने अलग थलग कमरे में खाना खाया। जितनी देर दुबे सिगरेट पीता रहा, हम इंतजार करते रहे। जो ही इसे सिगरेट एस्ट्रे में डाली, तीनों कमरे से निकल आए। बंद गाड़ी हमें फिर मुर्दा खाने में ले आई। अब तक के पैक किए हुए ताबूत ले जाए जा चुके थे। इनकी जगह एक नई कतार खाली ताबूतों की लगी हुई थी। मुर्दा खाने में एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए हुए कुछ और मुर्दे पहुंचा दिए गए थे। 4-5 घंटे और इन मुर्दों को ठिकाने लगाने में सर्फ हुए। आखिर 12 बजते ही मुझे बंद गाड़ी में सर्जन दुबे की कोठी में पहुंचा दिया गया। 1 घंटा नहाने धोने खाने पीने में लगा। दुबे की धुली हुई सफेद पतलूनी कमीज़ें और नर्म रबड़ सोल जूते मेरे पहनने के लिए लाए गए। वो पहनकर मैं अस्पताल के वार्ड बॉय की सहूलियत में आ गया। रात 1 बजे के बाद दुबे कहने लगा, आओ तुम्हारे दोस्त को देखने वार्ड की तरफ चलते हैं। मुझे अभी इंटरकॉम पर खबर दी गई है कि पुलिस वालों को जो टुकड़ी तुम्हें तलाश करती फिर रही थी, इसकी शिफ्ट बदल चुकी है। अब और ही कोई नया यूनिट आया है। अब कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ में सुअली ट्रेड थमा दूंगा। तुम मेरे साथ साथ मेरे डिस्पेंसर बनकर चलते रहो। केके को इस मुलाकात के लिए बेदार किया गया था। मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुआ था। सर्जन इसके सामने ऐसी खुशामद की बातें कर रहा था कि किसी करोड़पति को खुश करने को करता होगा। ये लगता था जैसे इसे इलाज के लिए भारी फीस दी गई है और वो मरीज और इसके मुतालिकीन को खुश करने की लफाजी कर रहा है। अभी हम लोग दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे कि अस्पताल में कहीं धमाका हुआ और वार्ड की बिजली चली गई। अगले ही लम्हे सब तरफ पीली सी रोशनी फैल गई। जनरेटर आप ही आप चल पड़े थे। सर्जन दुबे जाने के लिए खड़ा हुआ। इस वक्त वार्ड में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। अस्पताल में कहीं कोई इमरजेंसी हो गई थी। इसे फ़ौरन वहाँ जाना था। इसने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, यहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो चला गया तो केके ने इधर नज़र डाली और आहिस्ता से आहिस्ता दरवाजे पर बैठे पुलिस वाले भी न सुन सके कहा, तुम्हें मुर्दा घर में ड्यूटी देनी पड़ रही है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम हो गया है। तुमने मुर्दा घर में काम करने से इनकार किया था। मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने तुम्हें ताला खोल के जाने दिया। हाँ, मगर तुम यहाँ आए, पुलिस वाले बैठे थे जो तुम्हें देख के झपटे। हाँ, मुझे पहचान गए थे। कोई किसी को नहीं पहचानता। इन्हें दुबे ने फ़ोन किया था कि तुम इधर आ रहे हो। अच्छा, मगर भाई, ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैं सोता बन गया था। एक पुलिस वाले ने फ़ोन सुना था, फिर जो बातें हुई थी दूसरे को सुनाई थी, बस मैंने भी सुन ली। हैरत है। हैरत क्या? अच्छा ये बताओ, ये लोग तुम्हें घेरते हुए इस औरत पद्मा के क्वार्टर तक ले गए थे? हाँ, वहाँ मुझे तहखाने में छुपना पड़ा। हाँ, तुम छुपे रहे और पुलिस वालों ने पद्मा पर बार बार मुजरिमाना हमले किए। अरे, मुझे हैरत होती। अच्छा, तुम्हें सब भी मालूम है? वो बोला। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद संपूर्णा और दुबे को उस क्वार्टर में पहुंचना था और वहां इस औरत को संपूर्णा और दुबे को आवाज़ें बना बनाकर जबरी कार्रवाई और ज्यादती का नाटक सुनाना था। ये सब तुम्हारे लिए था। औरत और संपूर्णा आवाज़ों से ज्यादती का माहौल बनाते रहे होंगे और डॉक्टर दुबे सामान इधर उधर फैलाता रहा होगा। फिर वो लोग धप धप करके क्वार्टर से चले गए होंगे। मैंने कहा, ओह, कैसे अय्यार लोग हैं। फिर पद्मा तुम्हें मुर्दा खाने ले गई होगी। हाँ, और वहाँ मुझे 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करना पड़ा। जी हाँ, इनका काम निकल गया। इनकी शिपमेंट जहाज़ों पर लोड की जा रही होगी। ओह गॉड, माय गॉड। मैंने केके से कहा, तुम्हारी पूरी तरह सेहतमंद हो जाने तक ये लोग मुझे मुर्दा घर का मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं तो ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाने के बाद भी वो तुम्हें नहीं, तुम मुझे यहाँ से निकलने देंगे। हमें अपने मुर्दा घर का गुलाम बना के रखेंगे। केके के खदशात मुझे बेबुनियाद लगे। ऐसा भी क्या अंधेर मचा हुआ है कि 2 आदमियों को इनकी मर्जी के खिलाफ लंबे अरसे के लिए गुलाम बना के रखा जाए? केके बोला, पहले इनके पास 8 आदमी थे। वो 8 किसी तरह इस सर्जन दुबे के जाल में फंसे हुए थे। अपनी मर्जी से ना वो कहीं आ जा सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे। इन 8 से सर्जन दुबे मुर्दे धोने और साफ करने का, पैक करने का काम लेता था। वो बीमार होकर मर गए। एक पर काम और कैद का दबाव इतना सख्त था कि वो पागल हो गया। सारा दिन शोर करता रहता है। इसे दिमागी अमराज के अस्पताल पहुंचा दिया था। वहाँ पिछले हफ्ते वो भी मर गया।
अच्छा भला सोया हो तो सुबह मुर्दा हुआ पाया गया। सबको शक है किसी जहर का इंजेक्शन दिया गया है। बाकी 3 कुछ करके चौकीदारों को दे दिला के निकल गए। इसलिए मजबूर होकर दुबे को मुर्दा घर में रात की शिफ्ट लगानी पड़ रही है, क्योंकि 8 में से इस वक्त 2 मजदूर रह गए हैं। या अब तुम और मैं फंसे हैं। चाहे कुछ हो जाए तो भी हम दोनों को निकलने नहीं देगा। यह बहुत ख़तरनाक बातें मालूम हुई थी। तहाँ मैंने केके से कहा कि वो परेशान ना हो, कोई ना कोई सूरत ऐसी ज़रूर निकलेगी, हम इस कैद और ग़ुलामी से फ़रार होने में कामयाब होंगे। 5 मिनट का कह के गया था और 6-7वें मिनट में दुबे लौट आया। कहने लगा, अस्पताल के बिजली ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है। रात के स्टाफ के एक आदमी मामूली झुलस गया था। हमने इसे इलाज के लिए हादसात के शोबे में भेज दिया है। आओ चले, अब हमारे सोने का वक्त है। दुबे की बंद गाड़ी में मैं इसकी कोठी पर लाया गया। 20 मिनट यानी तय खाने की उसी हाल में एक और एक कंडीशन कमरे में मेरे सोने का बंदोबस्त किया गया था। दुबे ही के इस्तेमालशुदा कपड़े मुझे पहनने को दिए गए। मैं थका हुआ था, परेशान दिमागी के बावजूद लेटते ही सो गया। सवेरे दिन निकलने से पहले संपूर्ण और पद्मा आ गई। वो औरत जिसने शुरू में मुझ पर फरीफ्ता होने का नाटक रचाया था और मुझे फांसने को अपने आशिक संपूर्णा के साथ मिलकर पुलिस ज्यादती का ड्रामा खेला था, इस वक्त खामोश थी। दुबे ने इन दोनों को किस दबाव में रखा है अभी तो मालूम नहीं हो सकता था। हाँ, अंदाज़ा जरूर हो रहा था कि किसी किस्म का दबाव है इस मर्द और इस औरत पर ज़रूर है, जो सर्जन दुबे का हुक्म बजा लाते हैं, चूचरा नहीं करते। नाश्ते के बाद पद्मा जरा चाय की मेरे पास आके बैठ गई। मेरा हाथ थाम के धीरे धीरे कहती रही कि अगर रंगून आने से पहले मेरी इससे मुलाकात हो गई होती तो हम दोनों शादी कर लेते और बर्मा छोड़ के थाईलैंड, लाओस या करीब के कंबोडिया में जा बसते, फिर मुड़कर कभी इधर ना आते। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? जब यह जगह रंगून तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो निकल जाओ अपने आदमी को लेके, अब भी हम सारे मुल्कों में किसी में जा सकती हो। वो हंस के बोली, यही तो बता नहीं सकती कि यहाँ क्यों जमी बैठी हूँ। शायद इस संपूर्णा की वजह से, शायद इस वजह से कि सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। जब तुम जैसा कोई आ जाएगा तो संपूर्णा को छोड़ के हाथ आने वाले का हाथ पकड़ कर निकल जाऊँगी। वो अपनी मजबूरी बयान करना चाहती थी और साफ साफ लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती थी। नाश्ते के बाद हम तीनों को एक नई वर्कशॉप में ले जाया गया, जब मुर्दों के बदन से निकाले हुए आज़ाए रईसा, दिल, फेफड़ों, गुर्दों वगैरह को साफ करके अलग अलग पैकिंग में स्प्रिट में रख के मोहरबंद किया जाता था। ये काम बहुत थका देने वाला तो नहीं था, इसलिए कि स्टील की बड़ी बड़ी ट्रे और घूमने वाली कुर्सी पर दस्ताने पहन के काम हुआ करता था। जितनी देर हम वर्कशॉप में काम करते रहे, पोशीदा माइक्रोफोन से हल्की मौसीकी नशर होती रही। 2 दिन इन दिल, जिगर, फेफड़ों और मग्स वगैरह को स्प्लिट करके पैक करने में लगे। तीसरा दिन शिपमेंट के लिए प्लास्टिक के ताबूत धोने और तैयार करने में लग गया। 8 आदमियों का काम हम 3 और कभी कभी दुबे को मिला के 4 आदमी कर रहे थे। दुबे ने अब एक तरह से खुल के कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम्हारा साथी केके बिल्कुल सेहतियाब नहीं हो जाता, तुम्हें मेडिकल साइंस को तरक्की देने के लिए इस काम में हमारा हाथ बटाना पड़ेगा। मैंने 1 हफ्ता बहुत तकलीफ का गुजारा। कमर तोड़ काम और 1 मिनट के लिए भी बाहर न निकल सकने की इजाज़त पर ऐसी हालत थी कि ज़्यादा दिन जारी नहीं रह सकती थी। मुशक्क़त के 8वें-9वें दिन मुझे केके से बात करने का फिर मौका मिल गया। दुबे और संपूर्णा जाबला मरीजों की प्रोग्रेस मतलब खात्मे की तरफ बढ़ने की रफ्तार देखने चले गए, जिसकी जिस्मानी हालत दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ थी। ये मालूम नहीं कि वो मर्ज किस तरह मुख्तलिफ था, लेकिन लाशों की मार्केट में इसके अकेले 10 गुना पैसे उठाए जा सकते थे। मुमकिन है इसके 3 हाथ हो सकता है वो मरीज जिनसी साख्त में बेवकूफ़ मर्द भी हो, औरत भी। बहरहाल दुबे और संपूर्णा बहुत ज़्यादा जोश में थे और मुझसे कह गए थे कि ये गैर मामूली लाश हाथ आ गई तो तुम्हें बोनस मिलेगा। बोनस क्या होगा ये मुझे मालूम था, यानी दुबे की गाड़ी में हमें सिनेमा हॉल ले जाएगी और एक शो दिखा के बाजार की सैर कराएगी, फिर ज़्याफ्तों जैसे खाने खिलाकर और संपूर्ण पद्मों को शराब पिलाकर वापस अस्पताल ले आया जाएगा। दुबे संपूर्ण मरीज को देखने चले गए तो केके ने सरगोशी मुझे बताया कि यहाँ दवाओं की सप्लाई एक क्रिश्चियन ठेकेदार करता है, जोसेफ नाम है इसका। जोसेफ को दुबे की सरगर्मियों को कुछ अंदाज़ा है, लेकिन उन सरकारी एहलकारों से टकराने का हक में नहीं जो दुबे की पुश्त पर है। इसने केके से वादा किया है कि जैसे ही इसका हाथ ठीक हुआ, जोसेफ बाहर एक रंगूनी दादे से केके की या मेरी मुलाकात करा देगा। रंगूनी दादा बहुत नाकाबिल जिक्र रफाही कामों में मुलविस है। वो जुआ खिलाता है, बिला लाइसेंस शराब बनवाता और बिकवाता है। ज़रूरतमंदों की दिलबस्तगी के लिए घरों में गाने वालियाँ पहुँचाता है, जो ज़रूरी नहीं कि गाती भी हों। ज़्यादातर तो वो सिर्फ वालियाँ ही होती हैं, गाने से महरूम मगर दूसरे किसी फ़न में यकता। केके को दवाओं की सप्लाई वाले ने बताया कि रंगूनी दादा पैसे तगड़े लेगा, मगर तुम दोनों को यहाँ से निकाल देगा। मैंने केके से कहा कि पैसे की फ़िक्र मत करो, जैसे रंगून में हमें आज़ादी मिलेगी हम बाबा समद बंगे साहिब से रब्ता कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे समझो पैसे फराम होने की सूरत निकलती आएगी। हम ठेकेदार से पक्का कर लो कि रंगूनी दादा जो रकम मांगेगा हमें मंजूर है। बस इतना है कि दादा से रकम देने के लिए कोई मोहलत मांग लो, हफ्ता 10 दिन कुछ भी।
अब इतनी बातें हुई थी कि दुबे और संपूर्ण आ गए। वो दोनों बहुत खुश थे। वो पार्टी को फ़ोन करते हुए आए थे कि कल नहीं तो परसों हर हाल में गैर मामूली लाश की डिलीवरी कर दी जाएगी। हम दोनों रूटीन में काम करते रहे। तीसरे दिन वो गैर मामूली लाश दुबे के हाथ आ गई। एक ऐसे इंसान का जज था जिसमें औरत और मर्द दोनों की जिस्मी खसूसियत मौजूद थी। हमने इसे स्पेशल तैयारी के साथ पैक किया। इसके अज़ाय रईसा भी साथ ही स्प्रेड पैक किए गए और रात होने से पहले पहले इसे पार्टी के हवाले करके रसीद ले ली गई। दुबे ने शाम होते ही कह दिया कि आज आखिरी शो दिखाने तुम तीनों को, मतलब संपूर्णा, पद्मा और मुझे ले जाया जाएगा। शामी में मैं वार्ड की तरफ दवाओं का स्टॉक उठाने गया और केके को एक पर्चा पहुंचाने में कामयाब हो गया जिसमें इस सिनेमा का नाम और शो का टाइम मैंने लिख दिया था। केके ने अपनी सोने की जंजीर के एवज वो पर्चा रंगूनी दादा तक पहुँचा दिया था। साथ ही इसने मुझे भी इतला कर दी थी कि 9 बजे तक दोनों तरफ की लाइन दादा ठीक कर दी, यानी इसे अस्पताल से तो केके को उठाना था और सिनेमा हॉल से मुझे। यह सब वो किस तरह करेगा हमने नहीं पूछा। वक्त ही नहीं था और वैसे भी ज़रूरत क्या थी। मेरे और केके के पास दादा का पैगाम पहुंच गया था कि हम इतने बजे कहाँ किस पोजीशन में रंगूनी दादा की कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे। केके को खबर नहीं कहाँ किस तरह इंतज़ार करना था। मेरी हदायत ये थी कि मैं 9:10 पर हर हाल में सिनेमा हॉल के मर्दाना वाशरूम में मौजूद रहूं। सिनेमा देखने में सर्जन दुबे के साथ निकले मगर वो रास्ते में उतर गया। इसका ड्राइवर संपूर्णा, पद्मा और मैं, बस यही लोग सिनेमा देखने वालों में रह गए। पद्मा पर वही आशिकी का भूत सवार हुआ। बार बार संपूर्णा को सुना सुना कर कह रही थी कि वो मेरे साथ सोफे की डबल सीट पर बैठेगी। मैंने इसकी ये बकबक खुश मिजाजी से सुनते हुए सली दी कि न सिर्फ मेरे साथ एक ही सोफे पर बैठ कर फिल्म देखेगी, बल्कि अभी जो मैं मुँह धोने फ्रेश होने मर्दाना गुस्ल खाने में जाऊँगा तो पद्मा मेरे साथ होगी। इसने खासा बुलंद कहका मारा, बोली ये सही है, मज़ा आएगा। मैंने देखा संपूर्णा को ड्राइवर के सामने की गई बात अच्छी नहीं लगी। इसने पद्मा से कहा, बकवास मत कर, तू मेरे पास बैठेगी। पद्मा ने इसे धीरे से गाली दी। यानी इन दोनों में अब यह तय हो गया था कि संपूर्ण मेरे साथ उस वक्त नहीं होगा जब मैं फ्रेश होने बाथरूम में जाऊंगा। ड्राइवर ने इन दोनों को समझाना शुरू कर दिया, आहिस्ता बात करो, लड़ो मत, लोग मुड़ को तुम्हें तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मैंने ऊपर से फिक्रा लगाया कि ड्राइवर साहिब, इन दोनों को लड़ने भिड़ने मत देना, ख्याल रखना ऐसा न हो कि मैं तो वॉशरूम निकल जाऊँ और ये दोनों एक दूसरे का मुँह नोचने लगे। मेरे आते आते संपूर्णा की गिनती के बाल और भी कम हो चुके हों। उस वक्त 9:03 हुए थे। मैं बाथरूम जाने को उठ खड़ा हुआ। पद्मा ने हाथ बढ़ाकर मेरी कमीज की आस्तीन पकड़ ली। संपूर्ण ने इसके हाथ पर हाथ मार के मुझे आज़ाद कर दिया। पद्मा बोली, हराम का जना। संपूर्ण से तमाचा मारा। पद्मा ने मुट्ठी में इसके बाल पकड़ लिए और संपूर्ण बरमी जुबान में इसकी माँ पर बड़े भयानक इल्ज़ाम लगाने लगा। मैं खुश मिजाजी से हंसता हुआ सीटों के दरमियान रास्ता बनाने लगा। ड्राइवर ने गुस्से से कहा, क्या हो रहा है ये, और कहाँ जा रहे हो तुम, रुको ना इन दोनों को। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम रोको, मैं तो ना मालूम कितनी बार किस किस हालत में लड़ने भिड़ने से रोक चुका हूँ और चोटें खाता रहा हूँ। ड्राइवर इन दोनों के बीच ठुस गया। इसे मुझसे पुकार के कहा, अब जाओ ना, खड़े क्यों खड़े दांत निकाल रहे हो, जल्दी से आओ, मैं अकेला इन लोगों से नहीं निपटूंगा। मैंने हंसते हुए कहा कि अभी आया, बस 2 मिनट की बात है। उस वक्त 9:08 हुए थे। मैं हाल से निकला तो 9:09 हुए थे। सामने लफ्ज़ मर्दाना के पीछे जलता हुआ एक पीला बल्ब था। मैं वॉशरूम में दाखिल हो गया। उस वक्त ठीक 9:10 हुए थे। देख के चल बे हिंदुस्तानी, साला अंधा है, किसी ने बात उर्दू में कही थी और मुझसे टकराते मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया था। क्या बात है, क्यों झगड़ते? मैंने घबरा के सवाल किया। मैं रंगूनी दादा हूँ, तेरे जैसों को 1 मिनट में सफाया कर दूँ। मैंने मुस्कुराकर रंगूनी दादा से कहा, सब ठीक है, मैं अकेला आया हूँ, आओ। वो गिरबान छोड़कर मुस्कुराया और मुझे लिए हुए बाथरूम से निकलकर बराबर के बरामदे की सीढ़ी उतर गया। सीढ़ियों से मिली हुई एक बंद गाड़ी पहले से स्टार्ट थी। रंगूनी ने गाड़ी के पिछले फाटक पे खास अंदाज से ड्रम बजाया। फाटक खुला और किसी ने अंदर से हाथ बढ़ाकर मुझे गिरबान से पकड़कर खींच लिया। रंगूनी ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी चलना शुरू हो गई। अंदर गाड़ी के अंधेरे में किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया, शेर खान। ये केकी की आवाज़ थी। हम दुबई के मनहूस अस्पताल और इसकी मुद्दों की दुनिया से निकल आए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पाकिस्तानी शेर खान की कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।